हेलो एंड वेलकम टू द एक्सलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी को, जो कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम लोगों के चैनल के माध्यम से क्विज किया गया था, उसी के सभी पूछे गए प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न था वो था कि ब्रिक्स देशों के बारे में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। तो देखिए, ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था। और ब्रिक्स देशों का जो एक ग्रुप है उसमें ब्रिक्स का फुल फॉर्म उसके 5 सदस्यीय देशों, उसके जो सदस्य देश हैं उनके नामों पर ही गया हुआ है। जैसे कि बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन किया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2009 में की गई थी। और 2009 के बाद 2010 में इसमें नया सदस्य जोड़ा गया था जो कि साउथ अफ्रीका था। और साउथ अफ्रीका के जुड़ने से पहले इसका नाम ब्रिक था, यानी BRIC था। और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो प्रेरक दौड़ सम्मान है वो अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से संबंधित है। अब ये अपशिष्ट प्रबंधन हो या फिर यानी कि प्रेरक दौड़ सम्मान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और अभी वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो देखिए, जो जरवा जनजाति है उसका निवास स्थान अंडमान निकोबार है। अब हम लोग कुछ और जनजातियों के बारे में जान लेते हैं जो कि थोड़ा यूनिक है और दिए गए ऑप्शन से रिलेटेड जनजातियां हैं। जैसे कि गुजरात में निवास करने वाले हैं पटेलिया, डाफर, टोडिया। ठीक है। और लक्षद्वीप के हैं वासी। लक्षद्वीप के जो जनजाति हैं उनका नाम है वासी। और फिर त्रिपुरा से रिलेटेड जो जनजातियां हैं वो 2 ही जनजातियां मेनली हैं वहाँ पे, रियांग या फिर त्रिपुरी। और अंडमान से रिलेटेड और भी जनजातियां हैं जिसमें आता है ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आए चक्रवाती तूफान आम्फन ने किन 2 राज्यों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई। तो देखिए, आम्फन तूफान के कारण सबसे ज्यादा क्षति हुई है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। अब इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। और देखिए, थाईलैंड में जो आम्फान है थाई भाषा में, यानी थाईलैंड की जो भाषा है थाई, वहां के आम्फान का मतलब होता है आकाश। ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ठीक है। और इसका आयोजन किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 86 है। ठीक है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टोटल देश कितने थे, तो 180 देश थे। कुल 180 देश इसमें पार्टिसिपेट करे थे, जिसमें न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क पहले स्थान पर रहे और सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान जो थे वो अंतिम स्थान पर रहे। ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल।
अब इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था, तो 2 फरवरी तो होगा ही, लेकिन ईयर में बस 1997 याद रखना है। ईयर कौन सा था? 1997। अब हम अपने 8वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और कांग्रेस से रिलेटेड जो अक्सर पूछा जाता है वो एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु राज्य में है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। 2011 में इसका नाम बदलकर V.O. चिदम्बरम बंदरगाह नाम रखा गया था। तूतीकोरिन का नाम बदलकर 2011 में B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के जो 40वां अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी है कि भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायत का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है चुटक जल विद्युत संयंत्र भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में है। ठीक है, और यह परियोजना किस नदी पर है? तो सुरु नदी पर है। और सुरु नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब ये जो चुटक जल विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे है? तो लद्दाख के कारगिल जिले में है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि पंचायती राज का आरंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को 1959 में कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, अब पंचायत के सदस्य की जो उम्र होगी उसका वर्णन किसमें किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के 4 में किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए इसमें जो राज्यपाल हैं उनको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में इनका प्रावधान नहीं है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 153 नंबर के अनुच्छेद में किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो देखिए बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और मेघालय है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार जो है वो कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य से रिलेटेड 2 सवाल और बता देते हैं एक्स्ट्रा में। तो कर्नाटक के सीएम अभी कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो बेजू भाई बाला। ठीक है, बज्जू भाई बाला, माफ कीजिएगा, इनका नाम है बज्जू भाई बाला। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है? तो देखिए वेनेजुएला जो है
वो दक्षिणी अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए, बैसाखी जो है वो पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और पंजाब से रिलेटेड जो दो करंट इशू है वो क्या है कि पंजाब के सीएम कौन है। तो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, और यहाँ के गवर्नर अभी कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है ब्लॉग किसका संक्षिप्त रूप है। तो ब्लॉग जो है वो वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन थे। अब देखिए, रेडियो से रिलेटेड जो सवाल आता है उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। फिर इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ। तो 1927 में प्रसारण हुआ था। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 231 रेडियो स्टेशन हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो देखिए, मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक बंगाल के लिए जो है वो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जी को माना जाता है। अब कभी कभी लोग कन्फ्यूज़न में क्या करेंगे कि सर सैयद अहमद खान को लगा देंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो थे वो उन्होंने क्या किया था कि मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है। तो देखिए, जो पुस्तक है द सेंट ऑफ गॉड उसके लेखक हैं साकेत मजुमदार। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपके पूंजीगत वस्तुओं की मूल्य में आई हुई कमी बताया जाता है, और इसका परिभाषा मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो 1948 में की गई थी, और इसकी घोषणा किसने की थी। तो उस समय के जो तत्कालीन उद्योग मंत्री थे एसपी मुखर्जी, उन्होंने किया था। और इसको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि 1948 के बाद ही हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में शुरू हो गई थी। जो अभी हम लोग बोलते हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, तो यही 1948 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो टोटल 24 प्रश्न थे उसका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा है, और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।